Hello everyone, myself Pankaj Kumar welcomes you all again in my channel for computer science programming language. Today we are going to discuss about the topic of coming board exam of computer science C++ syllabus. जुलाई में जो एग्ज़ाम जो पोस्टपोन हो गया था मार्च वाला, वो जुलाई में होने जा रहे हैं. उसके रिगार्डिंग हम लोग आज देखने जा रहे हैं कि सी प्लस प्लस में हमको कैसे स्कोर उठाना है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या जानना है. क्योंकि हमारे पास समय तो अभी कम है, उसी समय के रिगार्डिंग हमको वर्क करना है. ठीक है, तो हम आपको पहले सिलेबस थोड़ा सा बता देंगे कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है, क्या क्या आप अभी पढ़िए जा करके. और इस वीडियो को आप बिल्कुल वॉच करते रहिए, देखते रहिए, सुनते रहिए, और आप गारंटेड 100 आउट ऑफ 100 बोर्ड में लेकर के आएंगे. क्योंकि 70 मार्क्स का है थ्योरी और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल है. प्रैक्टिकल सबका अच्छा जाता है, और हमको थ्योरी में आउट ऑफ 70 में भी कुछ पोर्शन को हम फोकस करें तो बहुत अच्छे स्कोर करेंगे. देखिए, सबसे पहले हम लोग को मतलब 11th स्टैंडर्ड में जो हम पढ़े थे रिवीजन टूर, उसको रिवीजन करके चलेंगे. एकदम छोटा सा टॉपिक रहेगा, कैसे एरर निकालते हैं, कीवर्ड कहाँ मिसिंग है, और आइडेंटिफायर्स को कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, वेरिएबल्स को, और उसके बाद आउटपुट कैसे निकालते हैं. साथ में है कि हेडर फाइल कौन सा मिसिंग है, उसका कौन सा प्री डिफाइंड फंक्शन दिया हुआ है. ये सब हमारा कॉमन और बेसिक चीज़ था जो हमको 11th में जानना था, जो हमको बोर्ड एग्ज़ाम में 4 to 5 मार्क्स ये कैरी करता है. और उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम लोग सब लोग जानते भी, अच्छे से पढ़े हुए हैं. जो 12th जो भी हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से पूरा सी प्लस प्लस में केवल एक बड़ा सा कोड आएगा लिखने के लिए, क्लास एंड ऑब्जेक्ट से. लेकिन उसमें भी आपको पूरा डिटेल दिया रहेगा. आपका क्लास एंड ऑब्जेक्ट में पब्लिकली, प्राइवेट, डेटा मेंबर्स, मेंबर फंक्शन, ये सब आपको दिया रहेगा. केवल आपको कोड लिखना है. फाइल हैंडलिंग से भी रहता है 2 क्वेश्चन, और एक आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन रहता है. या तो फाइल को रीड करिए या राइट करिए, बाइनरी फाइल का फाइल मोड को. पॉइंटर से रहेगा, आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन रहेगा. एरे से 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशनल प्लस, और 2 डायमेंशनल के अलावा जो है एरे में एप्लीकेशन और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 1D प्लस 2D, मतलब रो और कॉलम का एरे का जो पार्ट क्वेश्चन रहेगा आपका न्यूमेरिकल टाइप्स का पूछा जाएगा. और डेटा स्ट्रक्चर में लिंक लिस्ट और स्टैक से तो एक फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन रहना ही रहना है. एक क्वेश्चन प्लस जो है इसमें आपको पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स से 2 क्वेश्चन रहेगा, 2 से 3 क्वेश्चन रहेगा. ये बहुत आसान है, बस आप लोग इस ट्यूटोरियल को देखते चलिए. आप हर क्वेश्चन को आप बिल्कुल थोरोली करेंगे, आप एक क्वेश्चन भी आपका मिसिंग नहीं होगा. अभी देखिए, हम लोग को बूलियन अलजेब्रा भी पढ़ना है. उसमें हमारे पास कुछ लॉ दिया था, लॉजिक गेट्स था, के मैप थोड़ा सा मतलब मैपिंग स्ट्रक्चर में रहता है. हम जानते हैं कि उसका बैलेंस करके हम लोग उसको मैप को बनाते थे. और उसमें हम लोग एसओपी और पीओएस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम का अपना लॉस को लेके चलते थे. फाइनली जो इक्वेशन बनता था उसको हम लोग कन्वर्ट करते थे प्रोडक्ट में या सम में, वो भी देखेंगे. एसक्यूएल क्वेरी से 6 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से 2 नंबर का रहेगा. नेटवर्किंग बहुत ईजी क्वेश्चन रहेगा, 10 नंबर का. यदि आपने 10th में पढ़ा हुआ है तो आप उसको एक बार रिव्यू करेंगे तो आपको आराम से नंबर उठा सकते हैं. वैसे हम डिस्कस करेंगे. और आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस तो 10 से 15 मार्क्स का रहना ही है बोर्ड एग्जाम में, चाहे वो सीबीएसई का हो, चाहे वो आईसीएसई का हो, या कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो. प्रोग्रामिंग के रिगार्डिंग आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन रहेगा. जो आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन आपका पॉइंटर से रहेगा, और हो सकता है एरे से रहे, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से बिल्कुल रहना है. और देखिए, मार्किंग स्कीम क्या है. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग 30 नंबर का रहेगा, जिसमें आपका 11th का भी बेसिक रहेगा. डेटा स्ट्रक्चर 14 मार्क्स, जिसमें स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, एरे का इम्प्लीमेंटेशन 1D 2D प्लस पोस्ट फिक्स, प्रीफिक्स. और डीबीएमएस एसक्यूएल, डीबीएमएस से 2 नंबर का, और एसक्यूएल से रहेगा आपका 6 नंबर का. और एसक्यूएल से डेटाबेस जो 2 टेबल दिया रहेगा, उस टेबल में आपको 4 जो क्वेरी का आउटपुट और 4 क्वेरी लिखना होगा आपको. और बुलियन अलजेब्रा में कुछ लॉ दिया रहेगा, जैसे डिमॉर्गन्स लॉ हो गया, और बेसिक लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ, ये सब जो तमाम लॉ दिए हुए हैं वो सब लॉ. और साथ में आपको सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम, और के मैप, ये सब आपको जानना है. ये 8 मार्क्स का रहता है. और सर्किट डिज़ाइन करना,
जो लॉजिक गेट्स, यूनिवर्सल गेट्स, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, इसका बेसिस, इसको हेल्प लेकर के आप यहाँ पे कर बना सकते हैं। और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी 10 मार्क्स रहेगा, ये सबसे इजी है बिल्कुल। आप इसमें इतना बड़ा चैप्टर दिया हुआ है जो 12th का, उस चैप्टर पे मत जाइए आप, उसमें जो भी उसका की पॉइंट्स है, शॉर्ट नोट्स है, उसको आप रिवीजन करेंगे। वैसे हम इस ट्यूटोरियल में बता के देंगे आपको क्या क्या पढ़ना है। जैसे कॉमन हमारे पास टीसीपी हो गया, हमारे पास जो सर्वर हो गया उसके बारे में, और हम कैसे सर्वर कनेक्ट करते हैं, कितना सिस्टम लगाते हैं, ये सर्वर हमारा कहाँ कहाँ कनेक्ट रहता है, जैसे लैन हो गया, मैन हो गया, इस तरह से, और मतलब लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया, ये सब बातों को हमको कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज में पढ़ना है। इंटरनेट प्रोटोकॉल, कुछ फुल फॉर्म के बारे में पढ़ना है, और कुछ एप्लीकेशन दिया रहेगा। तो ये आपका मार्किंग स्कीम है जो बोर्ड में आने वाला है, जो कंप्यूटर साइंस ओल्ड मतलब C++ के बच्चों के लिए। अभी हम लोग आते हैं सेकेंड पार्ट में, आते हैं कि हम लोग को क्या क्या जानना चाहिए। देखिए C++ कैरेक्टर सेट क्या होता है, सबसे पहले बेसिक चीज जानिएगा। कैरेक्टर का मतलब हो गया C++ में टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ द कीज गिवन, जितने भी की के अंदर जितने भी कीवर्ड दिया हुआ है, मतलब टैब, कैप्स लॉक, ये सब को छोड़ करके डिजिट दिया हुआ है 0 से 9, अल्फ़ाबेट दिया हुआ है A to Z, ये सब कैरेक्टर सेट है। इसमें 2 कैरेक्टर सेट का बहुत इंपॉर्टेंस है, वो अल्फ़ाबेट प्लस डिजिट। सब लोग जानते भी हैं कि अल्फ़ाबेट और डिजिट का हर बार आइडेंटिफायर्स के रूप में हो या प्रोग्राम का आउटपुट निकालने के स्ट्रक्चर में हो, इसको, ये दोनों को कॉमनली यूज़ करने वाला चीज़ है। हमेशा ये हम लोग यूज़ में आते रहता है ये प्रोग्राम में। स्पेशल कैरेक्टर्स बिल्कुल आएगा एग्जाम में, आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस स्पेशल कैरेक्टर्स से रहता ही है। कैरेक्टर्स दे देगा @ या $, लेकिन वो लॉजिक के बेसिस पे काम करेगा, उसमें आपको बिल्कुल भी जो डेविएट नहीं होना है, डाइवर्ट नहीं करना है माइंड को कि स्पेशल कैरेक्टर्स है तो इसका आस्की कोड के जरिए, ये सब बिल्कुल नहीं। आपको लूप चला के देगा क्वेश्चन, उसके रिगार्डिंग आपको क्या करना है, उसका आउटपुट निकालना है। और हम लोग को आस्की कैरेक्टर्स के बारे में, तो कैरेक्टर सेट आप जान गए, अल्फ़ाबेट्स को बोलते हैं, डिजिट्स को, स्पेशल कैरेक्टर्स को। और देखिए C++ टोकन्स, ये टोकन क्या होता है C++ में, टोकन्स का मतलब हो गया बेसिकली, टोकन्स को अगर हम देखें तो वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जो C++ का पार्ट्स को मतलब वो क्लासीफाई कर देता है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट एलिमेंट दैट गिव्स अ मीनिंग टू द कंपाइलर, मतलब उसको पार्टीशन करते हुए टोकन्स जो होता है, कई बार एग्जाम में पूछते भी हैं कि एक्सप्लेन व्हाट डिफाइन टोकन्स एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। तो आपको क्या डिफाइन करना है, ए टोकन इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ए C++ प्रोग्राम दैट इज मीनिंगफुल टू द कंपाइलर। अब टाइप्स ऑफ टोकन्स में देखिए, टाइप्स ऑफ टोकन्स, कितने टाइप्स ऑफ टोकन्स होता है वो जानिए। तो आइडेंटिफायर्स हो गया, कीवर्ड्स हो गया, लिटरल्स हो गया, ऑपरेटर्स हो गया, एक्सप्रेशंस हो गया, पंक्चुएटर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स, इतने टाइप्स का टोकन्स होता है। आइडेंटिफायर्स को हम लोग वेरिएबल्स बोलते हैं, याद रहे, आइडेंटिफायर्स को हम लोग वेरिएबल्स बोलते हैं, वेरिएबल्स। और वेरिएबल्स का अपना कुछ रूल्स होता है डिफाइन करने के लिए। वेरिएबल्स हम लोग आगे देखेंगे। वेरिएबल जब भी डिक्लेयर करेंगे, पहला लेटर या तो अल्फ़ाबेट, या तो कैपिटल या स्मॉल, दोनों में से कोई भी अल्फ़ाबेट, या फिर अंडरस्कोर, देन ओनली दैट वेरिएबल शुड फॉलोड बाय डिजिट्स and only one special characters are going to use, that is underscore, except that special characters, यदि कोई दूसरा special characters जैसे @ हो गया, डॉट हो गया, कुछ भी यूज करेंगे वो आइडेंटिफायर्स रॉन्ग होगा, उसको हम लोग वैलिड नहीं मानेंगे। कीवर्ड्स, कीवर्ड्स हमारे पास कुछ रिजर्व कीवर्ड्स दिया हुआ है। वैसे तो 48 कीवर्ड्स है, 32 कीवर्ड सी लैंग्वेज का, और एक कीवर्ड आता है C++ में क्लास, जो कि अपने साथ 15 और फीचर्स को लेकर के ऐड कर देता है। मतलब देख लीजिए 32 + 1 और प्लस ये अपने साथ 15 लेकर के आया, ये टोटल हो गया 48 कीवर्ड्स। लेकिन हमको पूरा फिलहाल जानने की ज़रूरत नहीं है, जितना जानना है उतना हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। कीवर्ड्स कभी भी आइडेंटिफायर्स नहीं होता है। कीवर्ड्स रहेगा, वो रिजर्व रहेगा, वो स्मॉल में रहेगा, और इससे भी एरर निकालने के लिए आएगा आपको। फाइंड द अप्रोप्रिएट कीवर्ड्स, आपको कीवर्ड्स निकालना है। जैसे फॉर लूप में स्मॉल FOR हो गया, लेकिन आपको एग्जाम में दिया रहेगा क्वेश्चन पेपर में कैपिटल F और स्मॉल O स्मॉल R, तो आपको ये फाइंड करना है कि ये कीवर्ड है या नहीं है।
मान लीजिए कि ये कैपिटल एफ दिया है और ये स्मॉल ओ स्मॉल आर, तो हम जानते हैं कि फॉर लूप का पूरा का मतलब सी प्लस प्लस में कीवर्ड टोटल क्या होता है, स्मॉल में होता है। यदि एक भी कैरेक्टर चेंज हो गया उसका कैपिटल में, तो समझिए कि वो कीवर्ड्स नहीं है, ठीक है। वो वेरिएबल के रूप में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इंट स्पेस 4 इक्वल्स टू 5, लेकिन वो 4 में एफ कैपिटल होना चाहिए तभी। यदि स्मॉल है तब तो कीवर्ड्स कभी भी वेरिएबल्स में डिक्लेयर नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये हम लोग देखते चलेंगे आगे। लिटरल्स को बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट होता है जो वैल्यू आप एक बार असाइन करके फिक्स हो गया, मतलब वो रन टाइम में नहीं जाएगा, वो स्टैटिक बन गया। इंट ए इक्वल्स टू 5। लिटरल्स हम लोग आगे देखेंगे भी। ऑपरेटर्स जो होता है वो सिंबल्स होता है जो ऑपरेंड्स के साथ वर्क करता है। बहुत सारे ऑपरेटर्स हम लोग को पढ़ना है, हम लिस्ट में बना के दिए हुए हैं। और एक्सप्रेशंस, पंक्चुएटर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स, ठीक है। तो इसमें से आइडेंटिफायर्स बिल्कुल आप अच्छे से याद कर लीजिए, समझ लीजिएगा। कीवर्ड्स को भी आप समझ लीजिएगा, और जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हम बिल्कुल यहाँ पे लिख करके दिए हुए हैं, लिटरल्स और ऑपरेटर्स, ये 4 में से क्वेश्चन रहेगा। अब देखिए तो कीवर्ड्स जो है वैसे तो मतलब पूरा 48 कीवर्ड्स है सी प्लस प्लस में, लेकिन जो एग्जाम में हमेशा जो कंटिन्यूअस 5-6 साल से पूछते आ रहा है और लास्ट 10 ईयर्स से आप पूछते आ रहे हैं, वो कीवर्ड्स में आपको फोकस करना है। देखिए ब्रेक, केस, हम लोग जानते हैं स्विच और केस लगता है, उसी में ब्रेक का भी इस्तेमाल होता था। और उसके बाद कैरेक्टर के लिए, सिंगल कैरेक्टर के लिए कैर, मल्टीपल के लिए एरे लगाते थे हम लोग। क्लास एंड ऑब्जेक्ट में क्लास के बगैर पूरा का पूरा मतलब प्रोग्राम ही नहीं चलेगा। कांस्टेंट के लिए कॉन्स्ट, कंटिन्यू, डिफॉल्ट, डिलीट, डू वाइल का डू हो गया। डबल मतलब फ्लोट का लॉन्ग टर्म के लिए डबल कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। एल्स, इफ और एल्स का हम लोग इस्तेमाल खूब करते हैं प्रोग्राम में, और एग्जाम में क्वेश्चन भी रहता है इफ और एल्स से। और एक्सटर्न कीवर्ड, फ्लोट डेसिमल के लिए, फॉर लूप के लिए 4 हो गया। फ्रेंड हो गया, क्लास एंड ऑब्जेक्ट का पार्ट है। गो टू, इफ एंड एल्स मतलब मल्टीपल इफ और एल्स का अपना कॉम्बिनेशन है। कंडीशन चेक करते हुए क्या करेगा, ये आउटपुट देगा हमको। इनलाइन फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। इंट डेटा टाइप भी है, कीवर्ड भी है। लॉन्ग भी डेटा टाइप है, कीवर्ड है। मतलब इंट और लॉन्ग में देखिए, इंट जो है वो इंटीजर को स्टोर करेगा, लॉन्ग जो है लंबा रेंज का डेटा को मतलब इंटीग्रल डेटा को स्टोर करेगा। वो न्यू मेमोरी को अलोकेट करेगा। हम लोग कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर में हमेशा हम लोग रिवीजन करते रहते थे, पढ़ते थे। न्यू जो है वो मेमोरी को अलोकेट किया, जैसे कंस्ट्रक्टर मेमोरी को अलोकेशन करता है, डिस्ट्रक्टर डी अलोकेशन करता है, डिलीट करता है। उसी तरह से न्यू और डिलीट का अपना अपना कॉम्बिनेशन है। न्यू जो है वो मेमोरी अलोकेट करेगा, डिलीट मेमोरी को रिलीज कर देगा। कभी कभी पूछा जाता है, ये भी कीवर्ड्स कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं। न्यू में कैपिटल NEW दे देगा, हो सकता है कि स्मॉल NEW दे दे, 4 कीवर्ड दे दे, आपको चूज करने के रहे कि इसमें से आप फाइंड आउट करिए कि कौन कौन कीवर्ड्स है। तो आप ये पूरा का पूरा टर्म को याद कर लीजिएगा। प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, रजिस्टर, रिटर्न, स्टैटिक। और हम जानते हैं रिटर्न मतलब हमारा जब प्रोग्राम में वॉइड मेन की जगह पे इंट मेन अगर लगाएंगे, मतलब डेटा टाइप कुछ रहेगा इंटीग्रल या फ्लोट या लॉन्ग या डबल, तब जाकर के वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा। यदि डेटा टाइप में कुछ पास नहीं किए हैं, मेन के पास केवल वॉइड लगा दिए, दैट इज नॉट गोइंग टू रिटर्न एनी आउटपुट टू एनी प्रोग्रामर, मतलब वो कुछ रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। रिटर्न कीवर्ड का वहां इस्तेमाल नहीं होगा। वैल्यू तो डिस्प्ले करेगा, लेकिन वहां पे हम लोग वॉइड मेन के साथ रिटर्न का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इंट मेन के साथ करते हैं, ठीक है। स्टैटिक हो गया। साइज ऑफ ऑपरेटर, मतलब ये साइज ऑफ का भी अपना यूज है। कितना नंबर ऑफ बाइट्स, कितने बाइट्स है, जैसे साइज ऑफ इंट, तो इंटीजर का बाइट्स कितना होता है, मैक्सिमम 2 होता है, 2 शो करेगा। कैरेक्टर का 1 होता है, साइज ऑफ कैर 1 बाइट शो करेगा। स्ट्रक्चर में हम लोग स्ट्रक्ट को डिफाइन करते थे, तो क्लास और स्ट्रक्चर तो कॉमन था। क्लास जो है वो स्ट्रक्चर बाय डिफॉल्ट अगर देखा जाए तो क्या है, पब्लिक है। क्लास बाय डिफॉल्ट प्राइवेट है, क्योंकि इसमें हम लोग जब तक पब्लिक की एक्सेस नहीं करेंगे वो कभी भी पूरा क्लास को एक्सेस नहीं करने देगा। लेकिन स्ट्रक्चर में हम लोग एक्सेस करते हैं, और स्ट्रक्चर जो होता है वो भी मतलब वेरी सिमिलर, बहुत सिमिलर होता है क्लास के जैसा। आगे हम लोग देखेंगे। स्विच और केस एक साथ लगता था। दिस नाम का कीवर्ड का भी इस्तेमाल कहीं कहीं पूछा गया एग्जाम में। टाइप डेफ
और वॉइड और वाइल। तो ये सब हम लोग को पढ़ना है। टाइप डेफ के बारे में हम एक्सप्लेन भी करके दिए हुए हैं। देखिए लिटरल्स में आते हैं, जो जो मेन पॉइंट्स है उसको हम लोग फोकस कर रहे हैं। लिटरल्स का मतलब होता है कांस्टेंट इन सी प्लस प्लस। तो हम 4 लिटरल्स देखे हैं। एक होता है इंटीजर कांस्टेंट, जिसको हम लोग इन से डिनोट करते हैं, और कैरेक्टर कांस्टेंट, इसको कैर से डिनोट करते हैं। स्ट्रिंग कांस्टेंट, देखिए स्ट्रिंग में भी कैर है, लेकिन स्ट्रिंग में एरे लग गया, मतलब सी प्लस प्लस जो स्ट्रिंग बनाता है वो एरे का हेल्प से स्ट्रिंग बनाता है। और फ्लोटिंग कांस्टेंट में फ्लोट। तो ये चारों पोर्शन हमेशा याद रखिएगा। कांस्टेंट अगर पूछेगा तो आपको यही सब एक्सप्लेन कर देना है। इंट a इक्वल्स टू 123, ये इंटीजर हो गया। कैर ch इक्वल्स टू i, कैरेक्टर हो गया। ch10 ये कैरेक्टर हो गया, मतलब स्ट्रिंग में हो गया। फ्लोट f इक्वल्स टू 10, ये फ्लोट में आ गया। अब देखिए आइडेंटिफायर्स का रूल्स क्या होता है। आइडेंटिफायर्स को हम लोग वेरिएबल्स बोलते हैं। आइडेंटिफायर्स इन सी प्लस प्लस मीन्स वेरिएबल्स। और वेरिएबल्स का तो यूज पूरा का पूरा प्रोग्राम में ही रहेगा। आपके एग्जाम में भी जो भी क्वेश्चन आएंगे वो सब फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो उसमें आपको वेरिएबल्स का कॉमन यूज हमेशा पूछते रहेगा। तो उसमें और आप याद रखिएगा आइडेंटिफायर्स और वेरिएबल्स से एरर निकालने के लिए भी क्वेश्चन रहेगा। हो सकता है रॉन्ग आइडेंटिफायर्स हो, उसके लिए कुछ रूल्स दिया है। तो ये 5 रूल्स को आप बिल्कुल याद कर लीजिए, रट लीजिएगा, ताकि आपको वेरिएबल्स निकालने में समझने में दिक्कत नहीं हो। देखिए वेरिएबल्स जो होता है वो स्टार्टिंग होना चाहिए बिल्कुल अल्फ़ाबेट से, या तो A to Z कैपिटल या स्मॉल a to Z या अंडरस्कोर से। उसके बाद हम लोग केवल डिजिट को फॉलो करेंगे, ठीक है। नो डिजिट शुड डिक्लेयर फर्स्ट, डिजिट शुड बी फॉलोड ओनली आफ्टर रूल 1। मतलब रूल 1 क्या बोलता है, मस्ट स्टार्टेड विथ आइदर अल्फाबेट और अंडरस्कोर ओनली। नो स्पेस रिक्वायर्ड ड्यूरिंग आइडेंटिफायर्स, कोई भी स्पेस नहीं देंगे। जैसे इंट x स्पेस y स्पेस z, गलत है वो। इंट स्पेस x y z दे दिए, बिल्कुल सही हो गया। तो ये माइनर चीज जो है वो माइन्यूट गलती हम लोग कर देते हैं, जिससे हमको मतलब नंबर आराम से कट सकता है। तो हम लोग वो सब रॉन्ग मिस्टेक्स नहीं करेंगे, ताकि नंबर हम लोग का स्कोर अच्छा से मिले। और एक्सेप्ट अंडरस्कोर नो अदर सिंबल्स आर अलाउड इन वेरिएबल डिक्लेरेशन। अंडरस्कोर के अलावा कोई दूसरा सिंबल का हम लोग इस्तेमाल करेंगे ही नहीं, जिससे हमारा प्रोग्राम में कोई एरर फाइंड हो सके। देखिए वैलिड और इनवैलिड आइडेंटिफायर्स क्या होता है। इंट, तो हम लोग जब भी आइडेंटिफायर या वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं उसके पहले डेटा टाइप लगाते हैं, ठीक है। डेटा टाइप लगा लिए, फिर स्पेस दे दिए, और वेरिएबल में कोई स्पेस नहीं देंगे। डेटा टाइप के बाद स्पेस देना है, नहीं तो वो भी एरर आ जाएगा। इंट स्पेस एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 1, फिर सेमी कॉलन, ये वैलिड है, सही है ये। फ्लोट अंडरस्कोर 1 to a, देखिए अंडरस्कोर आ गया, पहले में क्या डिजिट आ गया, में अल्फाबेट आ गया कैपिटल, बिल्कुल सही है। सेकेंड में फ्लोट लिए हैं, लेकिन अंडरस्कोर 12a, मतलब अंडरस्कोर सही है, केवल एक अंडरस्कोर को पहले हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं, देखिए सही, ये भी वैलिड है। कैर ch में यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है, तो ये इस तरह से हम लोग इसको भी डिक्लेयर कर सकते हैं, ये भी सही है। मतलब ये इतना कंप्यूटर साइंस बाई पंकज कुमार, इसको आप लोग क्या करिए, काउंट करिए टोटल वर्ड्स को। टोटल वर्ड जितना होगा उतना ये इंडेक्स क्या करेगा, ऑटोमेटिकली क्रिएट करके दे देगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, हम लोग देखेंगे स्ट्रिंग में। अब देखिए इसी का दूसरा वर्जन, इंट स्पेस एक्स स्पेस वाई स्पेस जेड, मतलब ये तीनों अलग अलग एक ही वेरिएबल में स्पेस यूज कर दिया गया। इससे क्या है, ये इनवैलिड आ गया, ठीक है, ये एरर शो करेगा, और ये शो करेगा सिंटेक्स एरर, नो स्पेस रिक्वायर्ड। इस स्पेस को हटा देंगे तो ये सही हो जाएगा। अब देखिए फ्लोट में आ गया, फ्लोट में ए भी सही है, अंडरस्कोर भी सही है, 1 to 3 भी सही है, लेकिन एट द रेट का कोई यूज ही नहीं है। हम लोग पढ़े हैं कि केवल एक ही स्पेशल कैरेक्टर्स को हम लोग यूज करते हैं, वो अंडरस्कोर है। उसके अलावा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स अगर आ गया, इवन डॉट भी आ गया, कॉमा आ गया, वो सब इनवैलिड और एरर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हटा करके हम लोग इसको हटा करके यूज कर लिए ए या अंडरस्कोर इस्तेमाल कर लिए 2 बार, कोई दिक्कत नहीं है, वो सही है। इसके जगह पे अगर कोई कैरेक्टर, कोई अल्फाबेट A to Z या डिजिट या अंडरस्कोर ही ले लेते तो ये वैलिड रहता, ठीक है। तो ये इतना आपका बेसिक पार्ट है, जिसमें से आपको बिल्कुल 5 से 6 नंबर स्कोर करेंगे। आपको जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ये इतना जो भी हम लोग देखे हैं, कैरेक्टर सेट, टोकन्स
और कीवर्ड्स, लिटरल्स, आइडेंटिफायर्स और इसका वैलिड और इनवैलिड आइडेंटिफायर शो करना। ये आपको जब क्वेश्चन पेपर मिलेंगे कंप्यूटर साइंस ओल्ड C++ का, आपका सबसे पहला क्वेश्चन इसी कॉमन में से रहेगा कि आपको फाइंड करना है कि ये सब क्या क्या है। तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, उसको बार बार सुनिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। अब हम लोग सेकेंड पॉइंट में आते हैं। देखिए अब हम आते हैं ऑपरेटर्स में। ऑपरेटर्स क्या होता है? ऑपरेटर्स जानिए। ऑपरेटर्स हम बताए हैं कि ऑपरेटर्स बेसिकली एक सिंबल है और जो ऑपरेंड्स के हेल्प से काम करता है। लेकिन C++ में ऑपरेटर्स का अपना यूज है। यहाँ पे सिंगल ऑपरेटर, सिंगल ऑपरेंड भी वर्क होता है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, और 2-3 साल से ये क्वेश्चन आ रहा है कि आपको ऑपरेटर्स का टाइप भी शो करना है। आपको सिंबल दे दिया जाएगा और उसमें आपको नोटिफाई करना है, डिनोट करना है कि ये कौन सा ऑपरेटर। इसमें से भी 2-3 नंबर का सवाल आते रहता है। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स हो गया, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होता है प्लस, माइनस, इनटू, स्लैश मतलब डिवीजन और परसेंटेज मतलब मॉड्यूलस और रिमाइंडर, ये 5 सिंबल। असाइनमेंट ऑपरेटर्स में आ गए तो इक्वल्स टू, प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, इनटू इक्वल्स टू, स्लैश इक्वल्स टू एंड मॉड्यूलस इक्वल्स टू, असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में प्लस प्लस माइनस माइनस। रिलेशनल ऑपरेटर्स में लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू दे दीजिए, लेस देन इक्वल्स टू, इक्वल्स टू, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू। देखिए ये नॉट और नॉट इक्वल्स टू, रिलेशनल ऑपरेटर बेसिकली चेक करता है रिलेशंस को, ठीक है। तो ये इसमें से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। और लॉजिकल ऑपरेटर्स में क्या क्या आता है देख लीजिए, एंड हो गया, और हो गया, नॉट हो गया। तो ये आपका एंड लिखा हुआ नहीं रहेगा, ये हम आपको लिख करके दिए हैं कि आप उसको समझे। और यहाँ पे केवल सिंबल दिया रहेगा, इस सिंबल से आपको नोटिफाई करना पड़ेगा कि कौन कौन ऑपरेटर का आप यूज कर रहे हैं। एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, ये इतना ऑपरेटर्स है जो हमेशा एग्जाम में पूछते रहता है। और एग्जाम में मतलब कई बार इसका नोटिफाई करना पड़ा है। क्वेश्चन रहता है कि आप इसको नोटिफाई करिए, लिखिए कि कौन सा ऑपरेटर है सिंबल के बेसिस पे। अब देखिए कंडीशनल ऑपरेटर्स। कंडीशनल ऑपरेटर्स का अपना एक जो टर्म होता है, इसको हम लोग बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। कंडीशनल ऑपरेटर को बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। इसमें कंडीशंस होता है यहाँ पे। ये एक्सप्रेशन जो है ये मान लीजिए कंडीशन है। कंडीशन अगर सही रहेगा, एक्सप्रेशन 1 में कंडीशन दिया रहेगा। यदि कंडीशन के बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्या, क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद एक्सप्रेशन 2 दिया है, एक्सप्रेशन 3 दिया हुआ है, और यहाँ पे फिर आप कॉलन लगा दीजिए, सेमी कॉलन। तो एक्सप्रेशन 1 में आप कंडीशन देना यूजर को, ठीक है। कंडीशन अगर सही रहा तो एक्सप्रेशन 2 रन करेगा, कंडीशन अगर फॉल्स रहा एक्सप्रेशन 3 रन करेगा। मतलब इसका शॉर्ट में अगर ले लिया जाए तो ये कंडीशन है, और कंडीशन अगर ट्रू रहा तो एक्सप्रेशन 2 रन करेगा, और अगर फॉल्स रहा तो ये रन करेगा, मतलब एक्सप्रेशन 3 रन करेगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है x इक्वल्स टू वाई ग्रेटर देन 12, कंडीशन दिया हुआ है a b, तो a और b का और y का वैल्यू देना चाहिए यहाँ पे। यदि y का वैल्यू कुछ होता, 10 होता, 12 होता, तब न मानते। यहाँ पे कुछ वैल्यू दिया हुआ नहीं है। यदि y का वैल्यू अगर 10 होता, मान लीजिए कि y इक्वल्स टू 10 दिया हुआ है, तब यहाँ पे चेक करते 10 ग्रेटर देन 12, क्या कंडीशन सही है? नहीं, फॉल्स हो जाएगा। तो फॉल्स में सेकेंड पार्ट को रन करता है b। तो b में कुछ अगर वैल्यू रहता तो उसका वैल्यू रन करता, या फिर b में अगर हम लोग सी आउट में कुछ मैसेज डालते तो उस पार्ट को वो रन करता। तो ये 6th ऑपरेटर है, कंडीशनल ऑपरेटर। और स्पेशल ऑपरेटर्स में देखिए क्या है, साइज ऑफ ऑपरेटर। साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, ये टोटल नंबर ऑफ बाइट्स, जितना डेटा टाइप का बाइट्स होता है उसको वो रिटर्न करके यूजर को देगा। जैसे साइज ऑफ इंट में 2 बाइट्स हो गया, साइज ऑफ फ्लोट में हो गया 4 बाइट्स, साइज ऑफ कैर ले लेते हैं तो 1 बाइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से वो वैल्यू को रिटर्न करके देगा। टोटल बाइट्स मतलब 2 इंटीजर कैरी करता है, 4 फ्लोट कैरी करता है। और इसमें स्पेशल ऑपरेटर्स के साथ एक और ऑपरेटर आता है जो बिटवाइज ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर्स, ये भी आप लोग नोट कर सकते हैं। ये बिटवाइज ऑपरेटर जो होता है ये हो गया
ये राइट शिफ्ट हो गया और एक हो गया लेफ्ट शिफ्ट, है ना। शिफ्ट ऑपरेटर इसको बोलते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर्स को। तो इसके बेसिस पे भी आप लोग वर्क कर सकते हैं और इसको सिंबॉलिक तरीके से पहचान सकते हैं। यदि लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट दोनों में से कोई भी सिंबल हो, समझ लीजिए कि बिटवाइज ऑपरेटर है ये। उसके बाद हमारे पास है कमेंट्स। कमेंट्स क्या होता है? कमेंट्स जो होता है वो नॉन एक्सिक्यूटेबल पार्ट है सी प्लस प्लस का, जो कंपाइलर समझता नहीं है, कंपाइलर को उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं, तो यूज़र को समझने के लिए, मतलब यूज़र को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ पार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। डबल स्लैश का इस्तेमाल करते हैं, स्लैश आस्टरिस्क, उसके अंदर कुछ कोड लिखते हैं, फिर उसको बंद करते हैं स्लैश आस्टरिस्क से, आस्टरिस्क और स्लैश से। इसको बोलते हैं कमेंट्स। तो कमेंट्स दो टाइप का होता है, एक होता है सिंगल लाइन कमेंट्स, जिसको हम लोग डबल स्लैश, इसके बाद आप कुछ भी लिखिएगा यहाँ, अगर मानिए ABC जो भी लिखिएगा वो क्या हो जाएगा, रन नहीं करेगा। मतलब वो दिखेगा आपका टर्बो सी में, एडिटर में दिखेगा, लेकिन वो एक्सिक्यूट नहीं करेगा, नॉन एक्सिक्यूटेबल रहेगा। मल्टी लाइन कमेंट्स में आपको मल्टीपल लाइन कमेंट्स अगर लिखना है तो आप कहाँ क्या करेंगे, स्लैश आस्टरिस्क के बाद इसके बीच में आप कुछ कुछ लिखेंगे और उसको आप एंड कर देंगे यहाँ आस्टरिस्क और स्लैश के साथ, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट में, टाइप डेफ कीवर्ड क्या होता है। देखिए टाइप डेफ कीवर्ड का भी अपना बहुत बड़ा यूज है। टाइप डेफ जो बेसिकली इस्तेमाल करते हैं हम लोग, डेटा टाइप जो दिया हुआ है उससे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को डिराइव करने के लिए, ठीक है। जैसे इसका सिंटेक्स देखिए, टाइप डेफ डेटा टाइप न्यू नेम। तो यहाँ पे टाइप डेफ दे दिए, डेटा टाइप दे दिए इंट, उसके बाद दे दिए हैं ए, ठीक है। तो इंट ए मतलब ए क्या है, वेरिएबल है, लेकिन टाइप डेफ लगा दिए हैं। अब ये ए जो है वो बन गया डेटा टाइप किस प्रकार का, इंटीजर प्रकार का। तो जैसे हम लोग इंट ए लिए हैं, उसी प्रकार से इस डेटा टाइप का यहाँ डिक्लेरेशन हुआ ए, मतलब ये यूजर को समझना है कि ये ए क्या है, ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बन गया। अब n1 और n2 यूजर का अपना दो वेरिएबल है जो सी आउट सी इन पे वर्क करेगा, ठीक है। तो ये जो है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हो गया है ए, और ए का n1 n2 दो वेरिएबल है। द above स्टेटमेंट टेल्स द कंपाइलर दैट ए इज अनदर नेम फॉर इंट डेटा टाइप, और ये यूजर डिफाइन हो गया है। तो ये तो कॉमन क्वेश्चन हर साल पूछने वाला सवाल है, टाइप डेफ कीवर्ड। आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा और इसका एक एग्जाम्पल जरूर दे दीजिएगा। हम लोग प्रोग्राम में जब आएंगे तो हम लोग देखेंगे उसका प्रोग्राम का फीचर्स में क्या क्या टाइप डेफ का इस्तेमाल होता है। अब इम्पोर्टेंट हेडर फाइल्स, ये तो बिल्कुल ये इतना जो फीचर जो हेडर फाइल 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हेडर फाइल और जो जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो एकदम याद कर लीजिएगा। iostream.h हमारा C++ का हेडर फाइल इस्तेमाल स्टार्ट होता है iostream.h के साथ। इसका सी इन और सी आउट दो ऑब्जेक्ट है जो हमेशा आएगा, और आपका एक प्रोग्राम का शॉर्ट कोड दिया रहेगा। उस शॉर्ट कोड में आपको फाइंड करना होगा कौन सा हेडर फाइल मिसिंग है। लेकिन हेडर फाइल मिसिंग रहेगा, लेकिन आपको ये ऑब्जेक्ट या ये सब फंक्शन आपको दिया रहेगा। यदि फंक्शन दिया है तब आपको क्या फाइंड करना है, हेडर फाइल फाइंड करने में आसान है। देखिए iostream.h मतलब इनपुट आउटपुट stream.h, सी इन सी आउट, conio.h, clr scr get ch दो फंक्शन होता है conio का, कंसोल इनपुट आउटपुट, stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट होता है, गेट्स एंड पुट्स दो हो गया, स्ट्रिंग में आता है यूज। iomanip.h ये तो हर साल पूछने वाला सवाल है, iomanip.h सेट w सेट विड्थ और सेट प्रिसिशन, आपका विड्थ और प्रिसिशन को सेट करके आउटपुट डिस्प्ले करेगा। साथ में अगर एंडल भी है तो आप समझ लीजिए कि वो manip.h में उसका ही पार्ट है। stdlib.h हम लोग जब रैंडम नंबर जनरेट करते हैं, जब आएंगे हम लोग प्रोग्राम में, वहाँ हम देख सकते हैं रैंडम नंबर्स के लिए स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल का इस्तेमाल करते थे, जिससे रैंडम नंबर्स जनरेट करने में हमको हेल्प मिलता था। अब string.h देखिए, तो स्ट्रिंग ये तो पूरा मतलब फेमस है ये हेडर फाइल। ये हर साल बोर्ड 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें से रखेगा और रेस्ट अदर हेडर फाइल में से हाफ नंबर का या 1 मार्क्स का रहेगा, मतलब 2 मार्क्स का रहना है। तो string.h में देखिए strlen स्ट्रिंग का लेंथ निकालना, strcpy स्ट्रिंग को कॉपी करना, strcmp स्ट्रिंग को कंपैरिजन करना केस बाय केस। स्मॉल ए कैपिटल ए दोनों ए है, लेकिन दोनों का केस अलग है।
चूंकि स्मॉल ए का 97, कैपिटल ए का 65, माइनस करेंगे 32 का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। लेकिन strncmpI ये केस को इग्नोर करके चेक करता है, स्मॉल ए कैपिटल ए दोनों को इग्नोर करके चेक करेगा। strrev स्ट्रिंग रिवर्स, strupr स्ट्रिंग अपर, strcat स्ट्रिंग कैट, strlwr स्ट्रिंग लोअर, strlwr देखिए इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग। उसके बाद आपको एक और हेडर फाइल है जो आता है, अभी याद आ गया हमको, हैज इंक्लूड, इसमें हम लोग आते हैं ctype.h, देखिए ठीक है। इसमें हमको इस डिजिट, ये रहेगा, आपको इस डिजिट पूछा जाएगा, मतलब एक एक डिजिट को, इज अल्फा, ठीक है, इज अपर, उसके बाद रहेगा इज लोअर। तो ये जहां भी इज लग गया समझिए कि वो ctype.h, उसमें आपका सिंगल कैरेक्टर को चेक करके एग्जामिनर मतलब वो चेक करता है, देखता है। और इस डिजिट, इज अल्फा, इज अपर, इज लोअर, ठीक है, ये सब आप याद रखिएगा, ये सब ctype.h में आता है। और हम लोग उसको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, हम लोग स्ट्रिंग और ctype दोनों अलग अलग है। और math.h में जो मैथमेटिकल फंक्शन यदि कोई भी एक्स्ट्रा नया आ गया तो समझिए वो math.h में, जैसे हम लोग जाना पहचाना फंक्शन है sqrt, pow, पाव, फ्लोर, सेल, सील, CEIL सील, ये सब हमारा हेडर फाइल्स है, ठीक है। आप इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा अच्छे से, इसमें से क्वेश्चन रहना ही रहना है आपको। और आप हेडर फाइल को डिक्लेयर भी करते हैं, वो भी जानना जरूरी है। ये दो हेडर फाइल iostream.h और conio.h, ये तो यूज़र हर प्रोग्राम में इस्तेमाल करेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो fstream.h हेडर फाइल है। एक और हेडर फाइल आता है हैश इंक्लूड fstream.h, देखिए ये हो गया, फाइल के लिए हो गया। हम लोग लेते हैं fin और fout, मतलब फाइल हैंडलिंग में fin fout वो यूज़र खुद से डिक्लेयर करता है, इनपुट के लिए आउटपुट के लिए, ये यूज़र डिक्लेरेशन होता है। तो ये जब फाइल हैंडलिंग का क्वेश्चन रहेगा उसमें हम बना सकते हैं, इससे आपको मतलब मिसिंग कोई वर्क नहीं दिया रहेगा। इतना ही में से आपका मिसिंग फाइल फंक्शन रहेगा, उसमें आपका हो सकता है हेडर फाइल दिया हो, फंक्शन का नाम लिखना हो, फंक्शन दिया हो, हेडर फाइल मिसिंग हो, उसका नाम लिखना है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए एरर्स इन C++, एरर्स क्या होता है। एरर्स से भी क्वेश्चन रहेगा कि आपको एरर फाइंड करना है, कौन सा एरर है C++ में। तो एक हो गया सिंटेक्स एरर, मतलब आपका सेमीकोलन छूट गया, कॉलन छूट गया, कॉमा छूट गया, या आप गलत आइडेंटिफायर लिख दिए हैं, या आप स्पेस दे दिए हैं, या आप जो है ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस फॉलो करता है C++, आप उसको मिसिंग कर दिए हैं, तो भी आपका एरर जनरेट होने का संभावना है, उसको बोलते हैं सिंटेक्स एरर। दूसरा लिंकिंग एरर, तीसरा रन टाइम एरर, और फोर्थ है लॉजिकल एरर। तो ये बेसिकली दो एरर से हमेशा क्वेश्चन रहता है। हमेशा सिंटेक्स एरर से ही रहेगा, लेकिन मैक्सिमम बहुत अभी तक तो लॉजिकल एरर और सिंटेक्स एरर के अलावा लिंकिंग और रन टाइम एरर से बहुत कम सवाल रहा है। क्योंकि एक्सेप्शन हैंडलिंग हम लोग को पढ़ना नहीं था, इसलिए रन टाइम एरर का ज़्यादा हम लोग यूज़ नहीं किए हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग का ये सब पार्ट होता है। लॉजिकल एरर में हम लॉजिक गलत देंगे, डिस्प्ले तो हो जाएगा लेकिन रिजल्ट, जैसे इन्फिनाइट लूप, लॉजिक गलत है, लूप मतलब कंडीशन छोड़ दिए हम लोग, लूप चलते रहा रुका ही नहीं, वो इन्फिनाइट हो गया और वो लॉजिकली एक एरर को जनरेट कर दिया, ठीक है, वो डिस्प्ले नहीं होता है स्क्रीन पे। तो ये इतना पार्ट अगर आप कर लेंगे, हम जो बताएं आपको, ऑपरेटर्स, कंडीशनल ऑपरेटर्स, स्पेशल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, कमेंट्स और टाइप डेफ कीवर्ड, उसके बाद है आपका हेडर फाइल्स, और लास्ट में है एरर्स के अलावा है प्री प्रोसेसर। इससे भी एक दो मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, प्लस आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन रहेगा इसमें से। देखिए प्री प्रोसेसर को बोलते हैं हम लोग हैशटैग से डिफाइन करते हैं। इसका नाम क्या है, हैश डिफाइन, इसको हम लोग बोलते हैं प्री प्रोसेसर को। हैश डिफाइन इज ऑल्सो कॉल्ड मैक्रो कॉन्स्टेंट। हैश डिफाइन एक कॉन्स्टेंट टर्म है, आप एक बार इनिशियलाइज कर दिए और उसके बाद वो फिक्स हो गया, उसी पे आप वर्क करिएगा, उस पर आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेंगे, मतलब कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस बेसिस पे आप फंक्शन को कॉल करके कैलकुलेशन कर सकते हैं। और हैश टैग जहां लगेगा उसको एंडिंग हम लोग सेमीकोलन से नहीं देना है,
हैश इंक्लूड IOStream.h में सेमीकोलन नहीं होता है, उसी तरह से हैश डिफाइन में भी सेमीकोलन नहीं रहेगा। हैश डिफाइन में हम लोग इस प्रकार से हैश डिफाइन हाइट 0 और हैश डिफाइन ओ है, हैश डिफाइन प्रोडक्ट P कोमा Q, और यहाँ पे प्रोडक्ट का कॉल हुआ है और यहाँ ऑपरेशन हो गया P इंटू Q। ठीक है, तो ये इसका सिंबल हो गया हैश डिफाइन। ये सिंटेक्स है, मैक्रो नेम कैर सीक्वेंस। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट हो गया। तो आप एक चीज हैश डिफाइन और टाइप डेफ, ये दोनों आप बिल्कुल याद रखिएगा। एकदम 4 नंबर का क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा। टाइप डेफ से एक क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का, और एक रहेगा प्री प्रोसेसर हैश डिफाइन से रहेगा। तो टाइप डेफ में डेटा टाइप यूज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे सेमीकोलन है, और ये कोई कांस्टेंट नहीं है, ये कांस्टेंट है भी नहीं। आप इसको यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन प्री प्रोसेसर क्या है, हैश डिफाइन एक मैक्रो कांस्टेंट है, जस्ट लाइक कांस्टेंट, और इसमें सेमीकोलन का यूज नहीं करना है। तो कई दफा एग्जाम में हैश डिफाइन डिक्लेयर करके और यहाँ पे आपको सेमीकोलन दे देगा और आपको पूछेगा कि आप इसमें एरर फाइंड करिए, तो आप इसमें एरर बिल्कुल सेमीकोलन को हटा दीजिएगा, वही एरर रहेगा। C++ में ज़्यादा लंबा चौड़ा लिखना नहीं है, एकदम टू द पॉइंट। कोड हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, जितना शॉर्ट रहेगा उतना अच्छा है। एकदम नीट एंड क्लीन, पेपर में कटिंग नहीं करेंगे हम लोग। आउटपुट में एकदम ड्राई रन के साथ हम लोग उसका आउटपुट देना है, ताकि हमारा कोई भी मार्क्स ना कटे। ड्राई रन का आप पूरा इस्तेमाल करिए, यूज़ करिएगा। तो ये हमारा बेसिक पार्ट हो गया जो हम बता रहे थे। अब हम लोग आते हैं C++ का अपना मेन पार्ट में क्या क्या हम लोग को जानना है। जितना हम देखे हैं उसमें से आपको 10 मार्क्स तो आराम से आप स्कोर करेंगे। अब हम लोग आते हैं स्टडी मटेरियल पे कि हमको क्या क्या जानना है, क्या क्या पढ़ना है, उसके बेसिस पे। ये स्टडी मटेरियल हम तैयार किए हैं बच्चों के लिए जो कंप्यूटर साइंस ओल्ड लिए हुए हैं उसके लिए। ये हमारा कंटेंट है, इंडेक्स देखिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर। देखिए डेटा स्ट्रक्चर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड SQL, बूलियन अलजेब्रा, नेटवर्किंग एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, और सैम्पल क्वेश्चन भी हम इसमें ऐड किए हैं। ये लगभग लास्ट में हम लोग देखेंगे, हो सकता है हमारा 4th या 5th ट्यूटोरियल रहे, 4-5 ट्यूटोरियल मिला करके ये C++ को हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि इसमें एक्सप्लेन करना पड़ता है। इसमें समझिए बूलियन अलजेब्रा और नेटवर्किंग, ये दोनों जो है थियोरिटिकल पोर्शन है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, SQL क्वेरी छोड़ के ये भी थोड़ा सा मतलब थियोरिटिकल पोर्शन है। और 10 + 8 + 2 20 मार्क्स का थ्योरी, और 50 मार्क्स का जो है वो आपका प्रोग्राम प्लस क्वेरी रहेगा। तो हम लोग ये सिलेबस सब है, ये सब हम लोग ज़्यादा फोकस नहीं करना है। हम लोग देख चुके हैं अभी ऑलरेडी कि क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। बस कैसे स्कोर उठाना है वो हम लोग सीखेंगे, कैसे नंबर हम लोग गेन करें। और हम लोग तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सब सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस भी हमको डालना पड़ा है चूँकि पूरा डिटेल पोर्शन है। तो अब देखिए यूनिट 1 में आते हैं हम लोग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, कैरेक्टर से तो हम लोग देख लिए, डिजिट्स देख लिए हैं, और स्पेशल सिंबल्स देखें, वाइट स्पेस, अदर कैरेक्टर्स, ये सब देख लिए हैं। कीवर्ड्स क्या होता है, टोकन्स क्या होता है, ये सब भी हम लोग देख चुके हैं। कीवर्ड्स और टोकन्स क्या होता है। आइडेंटिफायर्स, देखिए एक वैलिड आइडेंटिफायर्स है पेन, ये वैलिड है। टाइम 580 वैलिड है। S2E 2R3 वैलिड है। इसमें सब वैलिड है क्योंकि सब आइडेंटिफायर्स उस रूल्स पे चल रहा है। रूल्स क्या बोलता है कि आपका लेटर्स या अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए, दैट शुड बी फॉलोड बाय डिजिट्स। लिटरल्स में इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट और स्ट्रिंग लिटरल्स होता है जो कांस्टेंट होता है, जिसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे प्रोग्राम रन के समय। इंटीजर लिटरल्स हम देख चुके हैं, कैरेक्टर लिटरल्स देखे हैं। देखिए कैरेक्टर लिटरल क्या होता है, कोई भी कैरेक्टर मतलब केवल A to Z ही नहीं बल्कि नंबर भी अगर दिया हो या स्पेशल कैरेक्टर भी, और वो सिंगल कोट में अगर बंद हो तो आप समझिएगा कि वो क्या रहेगा, वो कैरेक्टर रहेगा। सिंगल कोट में अगर बंद रहेगा, जैसे ये बंद है 3 को हम लोग सिंगल कोट में दिए हैं, बंद किया है, ये भी कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर लिटरल्स है। लेकिन अगर 3 1 2 ABC रहता तब ये स्ट्रिंग बन जाता। देखिए फ्लोटिंग लिटरल्स दिया हुआ है, नंबर्स विच आर हैविंग द फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है, 2.0, 17.5
और देखिए स्ट्रिंग लिटरल्स में देखिए क्या क्या है। ये स्ट्रिंग का मतलब ही होता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, मल्टीपल कैरेक्टर्स एक साथ मिंगल होना, उसको बोलते हैं स्ट्रिंग। देखिए सिंगल कैरेक्टर, सिंगल स्ट्रिंग, सिंगल कैरेक्टर को बोलते हैं कैरेक्टर लिटरल्स, लेकिन मल्टीपल कैरेक्टर्स जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रिंग लिटरल्स। और ये स्ट्रिंग लिटरल्स को हम लोग शो करते हैं डबल कोट में। देखिए ABC, एक से ज़्यादा हो गया, एक से ज़्यादा अगर एक कैरेक्टर एक से ज़्यादा अगर ऐड हो गया, मर्ज हो गया, समझिए वो स्ट्रिंग के कैटेगरी में आ गया। जैसे यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 3 आ गया, देखिए ये स्ट्रिंग बन गया और ये भी स्ट्रिंग बन गया। लेकिन अगर 2 3 पे हम लोग डबल कोट हटा देते तब ये इंटीजर बन जाता, लेकिन डबल कोट ही इसको क्या किया, स्ट्रिंग लिटरल्स बना दिया है। पंक्चुएटर्स, पंक्चुएटर्स जो है स्पेशल सिंबल्स होता है और सेपरेटर्स का वर्क करता है। जैसे ये ब्रैकेट हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट एरे में हम लोग का यूज़ होगा, 1D 2D एरे में, पैरेंथेसिस फंक्शन कॉलिंग में होगा। ये जो पैरेंथेसिस है यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग में होता है, मतलब इसमें कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय फंक्शन है ना, लोकल और ग्लोबल, ये हमेशा जानना है। और ब्रेसेस, प्रोग्राम तो पूरा C++ का ब्रेसेस में ही चलता है। या तो आप फंक्शन बनाइए तो भी ब्रेसेस का इस्तेमाल करना होगा, स्टार्टिंग और एंडिंग को, और बैलेंस करके आपको देना होगा। सेमीकोलन प्रोग्राम का टर्मिनेशन है, और कॉमा सेपरेशन करता है, सेपरेटर ऑपरेटर हो गया। कॉलन जो है वो स्टेटमेंट को लेबल करेगा, स्विच और केस में हम देखे थे इसके बारे में। आस्टरिस्क जो है वो पॉइंटर डिक्लेरेशन होता है। और एलिप्स, ये सब हम लोग को पढ़ना नहीं है, इक्वल्स टू पढ़ना है हम लोग को। एलिप्स जो होता है वो फॉर्मल आर्गुमेंट का लिस्टिंग करता है, और इक्वल्स टू इट इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर या इट इज एन इक्वल्स टू ऑपरेटर, हैशटैग इट इज ए प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो ये इतना हमारा पंक्चुएटर्स है। अब ऑपरेटर्स में आते हैं। यूनिरी ऑपरेटर्स क्या होता है? यूनिरी ऑपरेटर हो गया प्लस 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 माइनस माइनस, इसको बोलते हैं यूनिरी ऑपरेटर। और एक और होता है नॉट, नॉट भी होता है यूनिरी ऑपरेटर। नॉट ट्रू का उल्टा हो गया, रिजल्ट आएगा फॉल्स, नॉट फॉल्स का आएगा ट्रू। तो ये हो गया यूनिरी ऑपरेटर्स, ठीक है। अब देखिए यूनिरी ऑपरेटर में हम लोग को क्या क्या है, बाइनरी ऑपरेटर्स। बाइनरी में, यूनिरी ऑपरेटर में एक ऑपरेटर एक ऑपरेंड्स रहेगा तभी वो वर्क करेगा। बाइनरी में 2 ऑपरेंड्स और एक ऑपरेटर रहेगा मिनिमम, a प्लस बी, a इंटू बी, c प्लस डी, c डिवीजन, c स्लैश डी, है ना, c स्लैश मतलब c डिवाइडेड बाई d। टर्नरी ऑपरेटर को हम लोग बोलते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। इसमें 3 ऑपरेंड्स होता है ना, मतलब एक हो गया कंडीशन को चेक करने के लिए, इस ये जो देख रहे हैं आप इसको गौर करिएगा, हम लोग देखे हैं पीपीटी में, क्वेश्चन मार्क से पहले जो लिखे कंडीशन हो गया, क्वेश्चन मार्क के बाद हम लोग जो दिए वो एक्सप्रेशन सही रहेगा ट्रू, और कॉलन के बाद दिए हम लोग वो फॉल्स, मतलब 3 ऑपरेंड्स हो गया, तीनों यहाँ पे वर्क हो रहा है। अब हम लोग आते हैं बेसिक स्ट्रक्चर प्रोग्राम में, कैसे हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं। देखिए प्रोग्राम जो भी लिखेंगे हम लोग वो स्टार्ट करेंगे हैश इंक्लूड iostream.h, मतलब ये हेडर फाइल से, हेडर फाइल दीजिएगा, आपका प्लस पॉइंट रहेगा, एग्जाम में मार्क्स भी अच्छा आएगा और कहीं नंबर काटने का कोई गुंजाइश नहीं बनेगा। तो हैश इंक्लूड iostream.h। वॉइड मेन में v स्मॉल होगा, क्योंकि वॉइड क्या है, कीवर्ड है, ठीक है, और मेन एक फंक्शन है यूजर डिफाइंड प्लस प्री डिफाइंड फंक्शन है। अगर यूजर डिफाइंड बोलते हैं जब हम ये ऑपरेटिंग सिस्टम खुद से वर्क करता है, और प्री डिफाइंड बोलते हैं, सॉरी यूजर डिफाइंड कब बोलेंगे, जब हम लोग इसमें अपना से कुछ कोड लिखते हैं। क्योंकि स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 पूरा नील है, तो यहाँ यूजर अपने से कोड लिखेगा, इसलिए मेन को यूजर डिफाइंड भी बोला जाता है। और देखिए ब्रेसेस से स्टार्ट किया गया और ब्रेसेस यहाँ पे बंद किया गया है। इसके ऊपर आप गेट cs लगाइए, CLR SCR लगाइए, हम एक बेसिक प्रोग्राम करके हम बता देंगे, उस प्रोग्राम से आप लोग क्लियर हो जाएगा। देखिए एक छोटा सा प्रोग्राम लिखे हुए हैं, हमको शो करना है, जैसे हैश इंक्लूड iostream.h, ये प्रोग्राम है, ये इतना छोटा सा एक प्रोग्राम लिखे थे। यहाँ पे है वॉइड मेन, फिर ब्रेसेस, सी आउट वेलकम टू कंप्यूटर साइंस, यहाँ पे हम लोग बंद किए, यहाँ पे सेमी कोलन दिए, तब इसका आउटपुट क्या आएगा, जस्ट जो मैसेज दिए वही मैसेज आएगा, वेलकम टू कंप्यूटर साइंस। ये स्ट्रक्चर हो गया प्रोग्राम का। इसको अच्छे से देखते चलिएगा। कमेंट्स भी हम लोग देख चुके हैं, सिंगल लाइन मल्टी लाइन कमेंट्स। अब इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जानते हैं कैसे होता है, क्या होता है। C++ में iostream.h एक हेडर फाइल है, देखिए तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ iostream.h। अगर इसमें istream.h लिखा जाए तो इनपुट के लिए हो गया, जो सी इन का वर्क करेगा।
सी इन ऑब्जेक्ट का हेल्प से वो इनपुट लेगा। एक हो गया ostream.h, मतलब ये आउटपुट जनरेट करेगा सी आउट ऑब्जेक्ट को लेते हुए, उसी को बोलते हैं इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। तो सी आउट क्या करेगा, आपको आउटपुट डिस्प्ले करेगा, लेकिन कंडीशन है सी आउट में यदि आप कोई मैसेज अगर डिस्प्ले करा रहे हैं, डबल कोट में आप कुछ भी लिखते हैं, उसका एंडिंग भी डबल कोट में किए, मतलब समझ लीजिए कि ये क्या करेगा, ये आपको वही मैसेज को प्रिंट करके दे देगा, आपको कुछ दूसरा टाइप नहीं करना पड़ेगा, हूबहू मैसेज प्रिंट हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग आगे। देखिए सी आउट हो गया, ये डिस्प्ले के लिए होता है, और हमको यदि वेरिएबल है तो वेरिएबल के साथ भी वर्क कर सकते हैं। डेटा दिया हुआ है, डेटा को ही वेरिएबल बोलेंगे, डेटा के साथ भी वर्क करेंगे हम लोग, ठीक है। या आप डेटा को पहले इनिशियलाइज कर दिए फिर आप उसको रन करना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, रन कर सकते हैं आप लोग। और इसमें हम लोग ये आउटपुट ऑपरेटर लगाते हैं। उसके बाद सी इन, ये हो गया इनपुट के लिए, ये सी इन ऑब्जेक्ट। और जब भी हम लोग सी इन लेंगे, वेरिएबल नेम सी इन वेरिएबल नेम, इसमें हम लोग कोई मैसेज नहीं डालते हैं, इसमें हम लोग डिस्प्ले मतलब जो यूजर इनपुट लेता है उस इनपुट पे वर्क होता है। अब देखिए कैस्केडिंग ऑपरेटर हो गया, एक साथ सी आउट में आप मल्टीपल वेरिएबल्स का वैल्यू को डिक्लेयर कर सकते हैं। सी आउट में रोल हो गया, एज हो गया, एंडल हो गया, ये सब एक साथ आप एक से ज़्यादा, देखिए तो रोल एज दोनों दिया हुआ है, रोल नंबर डिक्लेयर किया है, इंटीजर में हो सकता है, एज भी इंटीजर में होगा दोनों, और दोनों का वैल्यू को एक साथ हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक है। अब डेटा टाइप्स हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। डेटा टाइप्स क्या होता है, एक होता है फंडामेंटल और बिल्ट इन डेटा टाइप्स, एक होता है डेराइव डेटा टाइप्स। तो फंडामेंटल और बिल्ट इन मतलब इन बिल्ट, इंट हो गया, कैर हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, ये सब डेटा टाइप क्या करेगा, इन मतलब हमको डिक्लेरेशन में ये हेल्प करता है। इंटीजर के लिए इंट डेटा टाइप, कैरेक्टर के लिए कैर, डेसिमल के लिए फ्लोट, लंबा डेसिमल के लिए डबल, और मल्टीपल कैरेक्टर्स के लिए स्ट्रिंग, जो कि कैरी रहता है लेकिन वो एरे बन जाता है, ठीक है। अब डेटा टाइप मॉडिफायर्स, देखिए तो डेटा टाइप में यही याद रखना है आपको, साइज ऑफ डेटा टाइप, इंट, इंट जो है वो क्या रहेगा, सॉरी ये स्मॉल आई रहेगा, इसको स्मॉल आई में ये पीडीएफ बनाने में हो सकता है कि मिस्टेक हो गया हो, यहाँ पे 2 बाइट्स होता है, कैर सिंगल बाइट लेता है, ठीक है, फ्लोट 4 बाइट लेता है, डबल 8 बाइट लेता है, लॉन्ग डबल 10 बाइट्स लेता है। देखिए तो ये साइज हम देखे थे, साइज ऑफ ऑपरेटर, ये भी आप याद रखिएगा, चूंकि आपको इनहेरिटेंस में इसका यूज आएगा, मतलब टोटल नंबर ऑफ बाइट्स पूछा जाता है, तो याद रख लीजिएगा, कैरेक्टर का 1 बाइट, इंटीजर का 2 बाइट्स, ये सब छोड़ दीजिए, साइन अनसाइन ये सब अभी बोर्ड में जानना जरूरी नहीं है, ये सब हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो हम लोग देखेंगे। फिलहाल हम लोग कैर, इंट, फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल इतना जान लीजिएगा। तो कैर का 1 है, इंट का 2 होता है, फ्लोट का 4 होता है, और डबल का 8 और लॉन्ग डबल का 10, और ये इसका रेंज है। तो रेंज कभी पूछा नहीं है बोर्ड में आज तक, और केवल साइज पूछा गया है, साइज इन बाइट्स। डेराइव डेटा टाइप जो होता है, जो यूजर क्या करेगा, दीज आर द डेटा टाइप दैट आर कंपोज्ड ऑफ फंडामेंटल डेटा टाइप्स, दैट मीन्स एरे, क्लास, स्ट्रक्चर, इसके बेसिस पे। वेरिएबल्स में हम देखे हैं आइडेंटिफायर्स को कैसे हम लोग डिस्प्ले करते हैं, जैसे इंट हो गया, नम हो गया, इंट स्पेस नम, एक साथ आप एक वेरिएबल और एक साथ आप एक से ज़्यादा वेरिएबल भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ पे इंट में नम कॉमा सम कॉमा एवरेज का एवीजी, लेकिन सब में हम लोग सेमीकोलन से इसका टर्मिनेशन किए हैं। जब मल्टीपल वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं तो डेटा टाइप्स का नाम देना है पहले, उसका स्पेस दे करके वेरिएबल 1 कॉमा वेरिएबल 2 कॉमा वेरिएबल 3 कॉमा डॉट डॉट डॉट, जहाँ जितना वेरिएबल है उतना, और लास्ट में सेमीकोलन का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, ठीक है। कांस्टेंट देखिए इसको बोलते हैं इंट नम इक्वल्स टू 0, ये पहले से इनिशियलाइज कर दिए हैं, मतलब ये फिक्स हो गया, मतलब ये कांस्टेंट बन गया, ठीक है। तो ये 0, ये कांस्टेंट हो गया, जब भी वर्क करेगा नम 0 ही लेगा ये। तो कांस्टेंट के लिए एक और डेटा टाइप होता है कॉन्स्ट, CONST कॉन्स्ट, उस डेटा टाइप में हम लोग वर्क करते हैं, कॉन्स्ट डेटा टाइप। और देखिए यहाँ पे डेटा टाइप दिया हुआ है कांस्टेंट नेम इक्वल्स टू वैल्यू, तो यहाँ पे फ्लोट डेटा टाइप है पाई, हम चाहते हैं कि पाई का वैल्यू 3.14 होगा, 3 कॉमा नहीं है, 3 यहाँ पे 0.14 हो जाएगा, और यहाँ पे कॉन्स्ट डाल दीजिए, कॉन्स्ट फ्लोट पाई इक्वल्स टू 3.14, तो आप इसको स्टोर कर सकते हैं, ये कांस्टेंट हो गया।
अब हम लोग आते हैं फॉर्मेटेड आउटपुट मैनिपुलेटर्स में। एंडल का वर्क क्या होता है, लाइन का नया लाइन को में प्रिंट करेगा वैल्यू को, ठीक है। स्लैश एन एंडल एक ही काम करता है। सेट डब्ल्यू मैनिपुलेटर आईओ मैनिप डॉट एच का हेडर फाइल का फंक्शन है ये, याद कर लीजिएगा। सेट डब्ल्यू मैनिपुलेटर सेट द विड्थ ऑफ द फील्ड असाइन फॉर द आउटपुट, इट टेक्स द साइज ऑफ द फील्ड एज ए पैरामीटर, और ये फील्ड जो होगा वो राइट से जस्टिफाइड होगा। देखिए सेट डब्ल्यू में दिए हैं 6 दिए हैं, सी आउट सेट डब्ल्यू 6 आर, मतलब आर को राइट से हमको क्या करना है, यहाँ 6 स्पेस छोड़ करके फिर वैल्यू प्रिंट किया आर। तो ये मैनिपुलेटर, ये सेट डब्ल्यू सेट प्रिसीजन किसका है, आईओ मैनिप डॉट एच हेडर फाइल का प्री डिफाइंड फंक्शन है ये। यहाँ पे दिया हुआ है इट इज मस्ट टू इंक्लूड हेडर फाइल आईओ मैनिप डॉट एच इन कंडीशन ऑफ सेट डब्ल्यू एंड सेट प्रिसीजन। अब देखिए ऑपरेटर्स, हम लोग देख चुके हैं ऑपरेटर्स में क्या क्या होता है। एक होता है यूनिरी ऑपरेटर, एक होता है बाइनरी ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में आते हैं तो हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में देखें तो यूनिरी ऑपरेटर मतलब सिंगल, यूनिरी मतलब सिंगल हो गया, a इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो माइनस ए करेंगे तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा -5, a इक्वल्स टू -4, माइनस ए उल्टा हो जाएगा, माइनस माइनस +4 हो जाएगा। यूनिरी प्लस सेम केस आ जाएगा। एडिशन ऑपरेटर क्या करेगा, 2 को सम करेगा, है ना, 4 + 20। सब्ट्रैक्शन 2 को मतलब माइनस किया, मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेशन लगा, और डिवीजन में डिवीजन लगा, और मॉड्यूलस में रिमाइंडर के लिए परसेंटेज सिंबल का इस्तेमाल किए हैं। ये ऑपरेटर्स है। और देखिए अब हम लोग आते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स में आते हैं। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, 1 से वैल्यू को बढ़ाता है। प्री इंक्रीमेंट मतलब ++a, और पोस्ट इंक्रीमेंट a++। प्री इंक्रीमेंट में पहले वैल्यू बढ़ेगा, उसके बाद वैल्यू असाइन करके डिस्प्ले होगा। पहले वैल्यू बढ़ेगा प्री में, तब असाइन करके वैल्यू डिस्प्ले होगा। लेकिन पोस्ट में क्या होता है, पहले वैल्यू असाइन हो गया, फिर बढ़ाया गया, तब जब डिस्प्ले करेगा, रन करेगा, तब वो एक्सिक्यूट करके डिस्प्ले होगा, उसको एडिटर पे शो होगा या आउटपुट स्क्रीन पे। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर एड्स 1 टू इट्स ऑपरेंड एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम इट्स ऑपरेंड्स। देखिए a इक्वल्स टू a+1 या ++a या a++। लेकिन वर्क सबका डिफरेंस क्या है, ++a पहले बढ़ाता है, प्री इंक्रीमेंट पहले वैल्यू इंक्रीज करता है, उसके बाद असाइन करता है वैल्यू को। a++ पहले वैल्यू को असाइन करेगा, तब इंक्रीमेंट करेगा। उसी तरह माइनस माइनस, ठीक है। देखिए इफ सम इक्वल्स टू 10 एंड काउंट इक्वल्स टू 10, देन सम इक्वल्स टू सम प्लस काउंट, मतलब सम बराबर 10, यहाँ पे 10 आ गया, प्लस काउंट, काउंट में 10 था, 10 ये क्या हो गया 11 बन गया। पहले काउंट कर लिया, और वो पहले प्री को वो रैंडमली उसी समय इंक्रीज कर दिया, तो 10 + 1 11 हो गया, और सम 10 + 11 21, जो कि यहाँ पे 21 आ गया। पोस्ट में देखिए, पोस्ट में सम इक्वल्स टू 10, काउंट इक्वल्स टू 10, ठीक है। सम इक्वल्स टू सम प्लस काउंट प्लस। देखिए सम में क्या आ गया 10 आ गया, काउंट प्लस ये पहले असाइन कर लिया, यानी कि सम में जब ये प्रिंट कराएगा तो 10 + 10 20, लेकिन जब सी आउट में आप काउंट को प्रिंट कराइएगा तब काउंट बढ़ करके हो जाएगा 11, ठीक है। क्योंकि काउंट तो बढ़ चुका है, लेकिन जो हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है, एक्सप्रेशन को यहाँ सम में सम बराबर सम प्लस काउंट प्लस करने के लिए उसमें क्या किया गया है, वैल्यू को वहाँ पे पोस्ट जो है वो लास्ट पार्ट में वैल्यू को इंक्रीज करता है, लेकिन प्री इंक्रीमेंट पहले वैल्यू को इंक्रीज कर देगा, उसके बाद असाइन करके देगा, ठीक है। उसी तरह से रिलेशनल ऑपरेटर्स में आते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स में ये रिलेशन को चेक करता है, या तो ग्रेटर देन या लेस देन या इक्वल्स टू, यदि सही रहेगा तो वो आइदर ट्रू और फॉल्स जनरेट करेगा, और ट्रू और फॉल्स का वैल्यू जो होता है रिलेशनल ऑपरेटर 1 और 0 में देता है। C++ या C जो भी आपका ट्रू फॉल्स का वैल्यू 1 और 0, ट्रू रहा तो 1 और फॉल्स रहा तो 0। वही लिखा हुआ है, दीज ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज, इफ कंपैरिजन इज ट्रू the relational expressions results into the value 1 and comparison is false, its results will be 0।
अब देखिए तो इक्वल्स टू चेक करेगा इक्वालिटी को, नॉट इक्वल्स टू चेक करेगा नॉट इक्वालिटी को, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। लेकिन रिलेशनल ऑपरेटर में एक चीज याद रखिएगा, लेस देन इक्वल्स टू में आइदर और, या तो लेस देन रहेगा तो भी कंडीशन यदि मैच करेगा तो सही है, या इक्वल्स टू मैच करेगा तो सही है। मतलब a लेस देन इक्वल्स टू b, ठीक है, और a में लिया है 1 और b में लिया है 5, तो 1 लेस देन इक्वल्स टू में देखिए तो 1 लेस देन 5 है, 1 बराबर 5 नहीं है, तो कंडीशन क्या है, सही है। कोई भी एक कंडीशन सही हो गया, कंडीशन सही रहेगा। लॉजिकल ऑपरेटर्स देख लीजिए, इसका एग्जांपल देकर के हम समझा देते हैं, वर्ड में हम लोग थोड़ा आते हैं और यहाँ पे हम ले लेते हैं a इक्वल्स टू ले लिए हैं 1 और b इक्वल्स टू ले लिए हैं 5, ठीक है। अब a लेस देन इक्वल्स टू, a लेस देन इक्वल्स टू b कर दिए, तो a में है 1, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू 5, तो 1 लेस देन तो 5 है जो कि सही है, लेकिन 1 बराबर 5 सही नहीं है तो भी कंडीशन सही है। तो इसमें क्या होगा, आइदर और चलता है, आइदर और, मतलब अगर 1 लेस देन 5 ये सही है, कंडीशन सही, इसी पे चेक कर लिया। लेकिन अगर 1 इक्वल्स टू 5 देखा जाए तो ये तो फॉल्स है, तो इसमें फॉल्स पार्ट को हटा दिया और पार्ट जो मिल गया उस पर वो वर्क कर गया, ठीक है। तो उसी केस में सेम होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू का केस। लॉजिकल ऑपरेटर जो होता है वो लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट पे चलता है। एंड के केस में यदि सब कंडीशन ट्रू है तभी ये आउटपुट ट्रू शो करेगा, ठीक है। और में सारे के सारे फॉल्स है, कोई एक कंडीशन अगर ट्रू मिल गया, आइदर एनी वन कंडीशन बिकम्स ट्रू, द आउटपुट विल बी ट्रू। लॉजिकल नॉट में उल्टा, नॉट ट्रू मतलब सही नहीं है, मतलब उसका आउटपुट फॉल्स हो जाएगा। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, असाइन करता है वैल्यू को। देखिए तो यहाँ पे तोड़िए, x माइनस इक्वल्स टू 10, इसको तोड़िएगा तो x में ही स्टोर किया वैल्यू को, लेकिन तोड़ करके x इक्वल्स टू x माइनस 10, और यहाँ पे हम लोग x का कोई वैल्यू दे दिया है, 10 दे दिए। देखिए मान लेते हैं इसी में असाइनमेंट ऑपरेटर में आते हैं हम लोग, ले लेते हैं कि x इक्वल्स टू 5, ठीक है। अब यहाँ पे x प्लस इक्वल्स टू 5, अब इसी को थोड़ा सा तोड़िएगा तो ये x बराबर x प्लस 5, जो कि वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 प्लस 5 10 हो जाएगा इसका वैल्यू। इस तरह से वर्क करता है असाइनमेंट ऑपरेटर C++ में। x इंटू इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू x इंटू 3, x स्लैश इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू x स्लैश 2, इस तरह से ये वर्क करता है। कंडीशनल ऑपरेटर हम पढ़े हैं, एक्सप्रेशन 1 अगर सही रहा तो एक्सप्रेशन 2 प्रिंट हो जाएगा, यदि फॉल्स रहा एक्सप्रेशन 3 प्रिंट हो जाएगा। ये कंडीशन है, मानिए तो कंडीशन है, ये कंडीशन सही रहा तो एक्सप्रेशन 2 यानी कि फर्स्ट पार्ट, और कंडीशन फॉल्स रहा तो एक्सप्रेशन 3। कॉमा ऑपरेटर देखें हम लोग, देखिए मल्टीपल वैल्यूज को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कॉमा के साथ, a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू 3, कॉमा b प्लस 2, तो a में b का वैल्यू 3 हो गया और b यहाँ पे बढ़ गया, 3 प्लस 2 5 हो गया, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं वैल्यू, फर्स्ट असाइन द वैल्यू 3 टू b, देन असाइन b प्लस 2 टू वेरिएबल a, तो b प्लस 2 जो है वो a का पार्ट हो गया और b भी a का पार्ट, तो a, सो एट द एंड वेरिएबल जो हो जाएगा वो b में 3 हो जाएगा और b प्लस 2 में हमारा 5 हो जाएगा। साइज ऑफ ऑपरेटर देख चुके हैं, टोटल बाइट्स को शो करेगा। अब ये सब जो है थ्योरेटिकल पोर्शन है। देखिए टाइप कन्वर्जन और टाइप कास्टिंग दो चीज़ है, ये हमेशा एग्जाम में पूछते रहता है। टाइप कन्वर्जन क्या होता है, उसको इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन बोलते हैं, ठीक है। टाइप कन्वर्जन में ऑटोमेटिकली जो भी काम आप करेंगे, जो भी प्रोग्राम, वो ऑटोमेटिकली रन करेगा, वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट, उसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करना है। जैसे हम लोग जो बेसिक प्रोग्राम करते हैं वो सब टाइप कन्वर्जन में है। लेकिन टाइप कास्टिंग को बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, मतलब आपको इंटीजर का वैल्यू को फ्लोट में बदलना है, फ्लोट का वैल्यू को इंटीजर में बदलना है, आस्की को बदलना है, आपका आस्की वैल्यू कैपिटल A को 65 करना है, 65 को कैपिटल A करना है, स्पेस को 32 देना है, 32 को स्पेस करना है, इसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग। तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, जो प्रोग्रामर रहेगा उसको,
और तब जाकर के उसका आउटपुट शो होगा, उसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग। देखिए यहाँ पे उसका सिंटेक्स होता है डेटा टाइप और एक्सप्रेशन। जिसमें आपको कन्वर्ट करना है वो डेटा टाइप यहाँ लिखिए, और जो आप एक्सप्रेशन दे रहे हैं, जैसे आपको चाहिए डेसिमल पार्ट में चाहिए तो यहाँ फ्लोट देना पड़ेगा, और जो भी एक्सप्रेशन दिया है वो फ्लोट में बदल जाएगा। देखिए फ्लोट दिए हुए हैं x + y/2, ठीक है। अब x और y का जो भी वैल्यू होगा वो पूरा ऑपरेट करेगा और वो फ्लोट में आ जाएगा। यदि इंटीजर रहेगा तो भी फ्लोट में बदल जाएगा .00 दे करके। प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस जो होता है वो हम लोग चेक करते हैं, और वो हम लोग को पढ़ना है। प्रेसिडेंस ऑपरेटर्स का ही पार्ट है, प्लस प्रीफिक्स पोस्टफिक्स में भी जानना है। कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है, मल्टीपल लाइन जो लिखते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट लिखते हैं, उसको बोलते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। नल स्टेटमेंट मतलब ब्लैंक, केवल सेमीकोलन रहा बस, नल स्टेटमेंट। अब हम लोग स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग इतना ही देखते हैं, और कुछ हम लोग कोड देख लेते हैं, छोटा सा प्रोग्राम देख लेते हैं उस प्रोग्राम के बेसिस पे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे लूप से देखेंगे फ्लो कंट्रोल, और सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट हो गया, पूरा लूप देख लेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बेसिस पे। तो ये सब हम लोग को पढ़ना है, और 4-5 ट्यूटोरियल मैक्सिमम लगेगा। आपका स्कोरिंग पूरा 100 आउट ऑफ 100 आप स्कोर करेंगे एकदम कॉन्फिडेंटली। मेरे कितने स्टूडेंट्स जो है बोर्ड का एग्ज़ाम में 100 आउट ऑफ 100 लेकर के स्कोर किए, और नाउ दे आर स्टडिंग इन IIT, NIT, एंड दे हैव टेकन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, और बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स हैं। तो आप लोग इसको बिल्कुल, आप लोग 2-3 मतलब 4-5 ट्यूटोरियल मैक्सिमम लगेगा, क्योंकि थोड़ा टाइम टेकन है, इसलिए हम 1-1 घंटा का ट्यूटोरियल बना रहे हैं और इसको अपलोड करेंगे। आज ही हो सकता है कि आज या कल में आपको सेकंड ट्यूटोरियल मिल जाएगा लूप कंट्रोल से, कंट्रोल स्टेटमेंट्स के आगे पूरा लूप स्ट्रक्चर से, ठीक है। तो हम लोग इतना के लिए आज रहने देते हैं, और हम लोग छोटा सा एक कोई प्रोग्राम देख लेते हैं C++ में। उस कोड के बेसिस पे हम लोग वर्क भी कर लेंगे। बेसिकली देखिए ये कोड लिखा हुआ ऑलरेडी, एक प्रोग्राम बहुत अच्छा हो गया, लिखा हुआ है, समय बच जाएगा। देखिए हेडर फाइल इतना यूज़ किए हुए हैं, ठीक है। लेकिन हमको बेसिकली IOStream और conio.h ये 2 हेडर फाइल का खूब यूज़ होता है प्रोग्राम में। तो हम लोग void main स्टार्ट किए, यहाँ पे ब्रेसेस दिए हैं, क्लियर स्क्रीन को क्लियर करने के लिए है int a, b, sum आ गया। एंटर द वैल्यू ऑफ a b, मैसेज आ गया, इनपुट ले लिए a और b में, और यहाँ पे a + b का सम निकालना है। तो अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि एंडल यूज़ कर ले, एंडल, ताकि हमको मतलब नया लाइन में हमको वैल्यू को प्रिंट हो जाए मैसेज। और यहाँ पे सम इक्वल्स टू a + b, सी आउट में सम ऑफ 2 नंबर्स। देखिए ये मैसेज हो गया, मैसेज पार्ट। तो मैसेज पार्ट हमेशा डबल कोट में रहेगा, वो मैसेज पार्ट वही हूबहू कॉपी डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन जब वेरिएबल का वर्क करना है तब हमको वेरिएबल को यहाँ पे कॉल करके ऑपरेट करना होगा। सम यहाँ पे किए a + b, तब डिस्प्ले हो जाएगा। इसको हम लोग सेव कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग रन कराते हैं Alt + F9 में। चलिए कंपाइल किए, बिल्कुल एरर फ्री है, Ctrl + F9 कर लिए। देखिए एंटर द वैल्यू ऑफ a, मतलब a में है 12, और हम लोग b में डाले हैं 15 डाले हैं। देखिए सम ऑफ 2 नंबर्स 27 आ गया, ठीक है। यदि हम लोग क्लियर स्क्रीन हटा देते हैं, देखिए क्लियर स्क्रीन हटा देते हैं, अब हम लोग रन कराइए, और Ctrl S कर लिए, Alt + F9 कराइए, और Ctrl + F9। देखिए स्क्रीन क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, और पूछ रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो हम लोग डालते हैं 15 और 18। देखिए सम ऑफ 2 नंबर 33। तो स्क्रीन हमारा क्लियर नहीं हुआ है। और देखिए Alt + F5 से देखे हैं वैल्यू क्या हुआ, जो थोड़ा गार्बेज लग रहा है ना, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि इसको स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। अब हमारा जो वैल्यू आएगा वो थोड़ा हट के आएगा। अब देखिए Ctrl + F9 करिए, अब देखिए स्क्रीन क्लियर हो गया। तो 18 और 10 आ गया वैल्यू। तो CLR SCR का यूज़ है ताकि हमारा वैल्यू गार्बेज वैल्यू शो नहीं हो, अच्छा से स्क्रीन शो हो। गेट CH होता है प्रोग्राम को होल्ड करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए आउटपुट। यदि ये नहीं रहेगा तो आउटपुट डिस्प्ले होकर तुरंत चला जाएगा, ठीक है। तो इतना हेडर फाइल दिया हुआ है, ये बेसिक प्रोग्राम है। आगे हम लोग देखेंगे, हम लोग इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, मतलब हम लोग थोड़ा सा प्रोग्राम का पार्ट भी देखते हुए चलेंगे। और एक और कोड हम लोग देखे थे, उसको हम लोग यहाँ पे चाहिए तो देख सकते हैं।
सेकेंड पार्ट में आते हैं हम लोग। देखिए इंट a इक्वल्स टू ले लिए हैं 10 ले लिए, ठीक है, और यहाँ पे ले लिए हैं इंट सम ले लिए, और सम में हम लोग a प्लस, देखिए प्लस प्लस a को हम लोग प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग प्रिंट करा दिए सी आउट में हम लोग प्रिंट करा दिए हैं सम, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग रन कराते हैं, तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए 10 प्लस 11 मतलब 21 इसका आउटपुट आना चाहिए। एक एरर आ गया है, एरर स्टेटमेंट मिसिंग है यहाँ पे, स्टेटमेंट मिसिंग में जो है, अच्छा सम के ऊपर में देखिए यहाँ पे सेमीकोलन मिसिंग था। अब हम लोग सेव कर लीजिए इसको, अब रन कराते हैं। देखिए 22 आ गया, मतलब ए में यहाँ पे बढ़ गया वैल्यू, ए 10 आ गया, 10 प्लस 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 ए। अच्छा इसमें थोड़ा सा अलग ऑपरेशन हुआ है, ए का वैल्यू पहले ऑपरेट किया और उसी ए पे यहाँ पे वर्क हो गया है प्लस प्लस ए। तो ए 10 था, 10 से बढ़ के क्या हो गया 11 हो गया, और यहाँ पे हम लोग प्रिंट करते हैं सी आउट में वैल्यू को प्रिंट कर दिए, ए को हम लोग प्रिंट कर देते हैं। अब इसको हम लोग रन कर लेते हैं। देखिए ए का आ गया 11 और सम का आ गया 22। तो इस प्रकार से हम लोग देखते चलेंगे आगे, आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन भी देखते हुए चलेंगे। और आज के लिए इतना ही ट्यूटोरियल रहने देते हैं। तो आप इसको रिवीजन करिए और इसको रिवीजन टूल में रखिए, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हुए चलेंगे जो जो हम लोग का रिमेनिंग पोर्शन है उसको। सब लोग इसको बेनिफिट लीजिए और एग्ज़ाम अच्छा से दीजिए। उम्मीद करते हैं कि सबका क्लियरिटी रहेगा कॉन्सेप्ट, और हम लोग और भी जो टॉपिक रिमेनिंग है सब टॉपिक देखते हुए चलेंगे। सो थैंक यू ऑल अगेन, and please like, share and subscribe my channel for more programming videos. Thank you all.